India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रबाबू नायडू की जमानत को आंध्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सरकार ने कहा, आंध्र हाईकोर्ट में हुआ मिनी ट्रायल, कौशल विकास घोटाले में नायडू हैं मुख्य आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर दिखाई सख्ती, कहा केंद्र पंजाब सरकार प्रदूषण पर सियासत न करें, पराली जलाने वालों को एमएसपी का लाभ न दिया जाए, किसान को विलेन न बनाएं। आरआरटीसी परियोजना के लिए फंड नहीं देने पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, कहा 1 हफ्ते में फंड दें, नहीं तो भरपाई विज्ञापन बजट से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश, कहा गोद लेने वाली एजेंसियां स्थापित हों, राज्यों में बच्चों की पहचान और सर्वेक्षण हो। India Legal presents Courts Roundup. कौशल विकास कार्यक्रम घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की गहराई से जांच की और निष्कर्ष दिए जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत थे बल्कि नायडू के खिलाफ मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की भी संभावना थी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि ये ध्यान रखना उचित है कि जमानत आदेशों में साक्ष्य के विस्तृत विवरण की इस माननीय न्यायालय द्वारा बार बार निंदा की गई है। अपील में आगे ये भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मिनी ट्रायल आयोजित न करने का दावा करते हुए आरोपों की सुनवाई, विवादों की सत्यता, अभियोजन एजेंसी द्वारा रखे गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता और साक्ष्य योग्यता का परीक्षण करना समाप्त करते हुए ट्रायल किया। ये घटनाक्रम उच्च न्यायालय द्वारा मामले में जमानत के लिए नायडू की याचिका स्वीकार करने के एक दिन बाद आया है। इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर के आदेश में नायडू को मेडिकल आधार पर 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। नायडू के खिलाफ जांच में ये आरोप शामिल है कि कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों में भेज दिया गया था जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और उनके अधिवक्ताओं ने जांच अधिकारियों से प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया, ये बताते हुए कि उनके नाम का उल्लेख एफआईआर रिपोर्ट में नहीं किया गया था। इधर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारों पर सख्ती दिखाई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण पर अदालत ने राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और प्रदूषण के रोकथाम पर और सख्ती दिखाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विलेन न बनाएं, उन्हें पराली न जलाने के लिए वित्तीय राशि दें। जो लोग पराली जला रहे हैं उन्हें एमएसपी का लाभ न दिया जाए, धान के अलावा दूसरे विकल्प ढूंढे जाएं और सरकारें प्रदूषण पर सियासत न करें। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को एक बार फिर जमकर खरी सुनाई। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बीते 6 साल में ये सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 100 एफआईआर दर्ज की हैं और लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब के 6 जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाई गई
अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2 करोड़ रुपए से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। और कोर्ट में कहा गया कि पराली जलाने की जितनी घटनाएं हुई हैं, उनमें से 20 मामलों में ही जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है और यहां अदालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोर्ट ने कहा, पराली जलाने के लिए किसानों के पास कुछ कारण होगा। पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब को वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग पराली जला रहे हैं, उन्हें एमएसपी का लाभ न दिया जाए। इसके अलावा अन्य फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार को राजनीति को छोड़कर प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी को प्राइवेट जगहों पर कंस्ट्रक्शन के पहलू पर गौर करने को कहा। जस्टिस कौल ने कहा कि पंजाब में जमीन नमी खोती जा रही है क्योंकि जल स्तर कम होता जा रहा है। यदि जमीन सूख गई तो बाकी अन्य फसलें भी प्रभावित होंगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार आदेश का पालन नहीं करेगी तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। कोर्ट ने कहा कि अभी भी दिवाली और यूपी में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। यही बात एमिकस भी बता रहे हैं। साथ ही पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगाने पर भी शीर्ष अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और ये पता लगाने को कहा है कि नियमों के पालन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाएं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बकाया राशि को लेकर केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले काफी समय से प्रोजेक्ट की बकाया राशि का भुगतान न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए का भुगतान करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सरकार की ओर से ये रकम 1 हफ्ते में नहीं दी गई तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर ये रकम दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम या आरआरटीएस परियोजना के लिए फंड आवंटित करने का वादा करने के बाद भी पैसा प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे रही है। अदालत ने कहा कि आपका 3 साल का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ है, पर जरूरी काम करने के लिए पैसे नहीं है। दरअसल रैपिड रेल को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या कहें आरआरटीएस के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए दिल्ली को यूपी के मेरठ से जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट के लिए दोनों राज्यों की सरकार को भुगतान करना है। अदालत ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी तरफ से भुगतान का आश्वासन दिया गया। हमने आगाह किया था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो आपका विज्ञापन बजट जब्त किया जाएगा। हम अब इसे जब्त करने का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ते तक ये आदेश स्थगित रहेगा। तब तक आपने कदम नहीं उठाए तो आदेश लागू हो जाएगा। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर फंडिंग नहीं हुई तो दिल्ली सरकार को विज्ञापन बजट से हाथ धोना पड़ सकता है। जजों ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में कहा है कि आपका 3 साल का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ रुपए है, लेकिन जरूरी काम के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हमने आगाह किया था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो भरपाई आपके विज्ञापन बजट से की जाएगी। अब हम इसे आरआरटीएस को ट्रांसफर करने का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ते तक ये आदेश स्थगित रहेगा। तब तक आपने कदम नहीं उठाए तो आदेश लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार दिल्ली को इसके आसपास के राज्यों के बड़े शहरों से जोड़ना चाहती है। अभी इन शहरों तक जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग की व्यवस्था है, मगर सरकार चाहती है कि रैपिड रेल की व्यवस्था की जाए ताकि दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ने पर इन शहरों का फायदा हो सके। कुल मिलाकर 3 आरआरटीएस प्रोजेक्ट हैं। इसमें ये पहला प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली अलवर और तीसरा दिल्ली पानीपत के बीच है। इन प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को यूपी, राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाएगा।
केंद्र, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने तो प्रोजेक्ट के लिए अपना योगदान दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार फंड की कमी का बहाना बनाकर भुगतान टाल रही है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत RRTS के लिए दिल्ली सरकार पर इस साल के 565 करोड़ रुपए बकाया हैं। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार का इस साल का विज्ञापन बजट 550 करोड़ रुपए है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विज्ञापन बजट जब्त करने की बात कही है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। इधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 28 राज्यों ने तहसीन पूनावाला दिशा निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और जिसमें कोर्ट ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नफरत फैलाने वाले भाषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह ने केंद्र द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई है और केंद्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों ने सूचित किया कि उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 25 अगस्त को घृणा अपराधों पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की स्थापना की आवश्यकता वाले 2018 के दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। जुलाई 2021 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि संसद लिंचिंग के खिलाफ विशेष कानून बना सकती है, जिसमें कहा गया कि कानून का डर और कानून के आदेश के प्रति सम्मान सभ्य समाज की नींव है और इसके साथ ही कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कई निर्देश भी जारी किए, जिसमें देश के हर जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे और जिससे उन लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हासिल की जा सके जो ऐसे अपराध करने की संभावना रखते हैं या जो हेट स्पीच, उत्तेजक बयान और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं। ये तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में 2018 का फैसला है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में किशोर न्याय या JJ एक्ट अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभागों के प्रभारी सचिव को अनाथ छोड़े गए बच्चों की पहचान करने के लिए द्विमासिक पहचान अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिससे कि ऐसे बच्चे भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। ये कहा गया कि इनमें से पहला पहचान अभियान 7 दिसंबर 2023 को चलाया जाना चाहिए। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक जिले के भीतर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने नोडल विभाग को निर्देश दिया JJ एक्ट को लागू करने के प्रभारी को 31 जनवरी 2024 तक निदेशक या CARA और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को अदालत के आदेश के अनुपालन के बारे में सकारात्मक रूप से सूचित करना होगा। यह आदेश धर्मार्थ ट्रस्ट द टेम्पल ऑफ हीलिंग द्वारा दायर देश में गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था। मामले में पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया में देरी और इच्छुक माता पिता और प्यारे घरों की जरूरत वाले बच्चों दोनों पर संभावित प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीठ को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया में 3 मुद्दों का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान किया जाना चाहिए। उनके दिए सुझाव कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अनाथ छोड़े गए या आत्मसमर्पण किए गए बच्चों की पहचान करना और अंततः बच्चों को सिस्टम में लाना। नंबर 2, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के लिए स्टाफ की रिक्तियों को भरना। नंबर 3, पर्याप्त डेटा का संकलन। पीठ ने कहा कि जारी किए गए निर्देश बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के साथ साथ समुदाय से गोद लेने के लिए संभावित बच्चों की पहचान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे।
साध्वी यौन शोषण मामले और पत्रकार छत्रपति हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को एक बार फिर फरलो दी गई है। रेप और हत्या के केस में हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ सकता है। उसकी 21 दिनों की फरलो मंजूर कर ली गई है। राम रहीम जेल से बाहर आने पर उत्तर प्रदेश के बागपत के आश्रम में रहेगा। राम रहीम मंगलवार दोपहर को 1:45 पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर निकलेगा और राम रहीम को उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में ले जाया जा रहा है। इससे पहले राम रहीम 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। अब 8वीं बार उसे 21 दिन की फरलो मिली है। राम रहीम को फरलो मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव को देखते हुए उसे फरलो दी गई है। पैरोल देना राज्य का अधिकार होता है और ये जेल में कैदी के अच्छे व्यवहार के तहत दी जाती है। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम अब तक कुल 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इससे पहले 20 जुलाई को 30 दिन की पैरोल मिली थी और अब वो 20 अगस्त को वापस जेल लौट आया था। राम रहीम को इसी साल 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल मिली थी। गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 10-10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जेल परिसर में राम रहीम को अलग बैरक में रखा गया है। जेल परिसर में राम रहीम से समय समय पर परिजन और वकील मुलाकात करते रहते हैं। चलिए अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आखिर फरलो होता क्या है, कौन इसे देता है और किन हालातों में फरलो दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियां दी हैं। आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो कि जरूरी हैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आर्टिकल का प्रयोग किया और ग्रांट किया फुल टाइम अपॉइंटमेंट टू ए पार्ट टाइम लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन अ कॉलेज एफिलेटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया टू release the grant in aid for the payment of her salary from the date of her appointment for the post of the lecturer। तो यदि किसी मामले से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें कथित राजनीतिक आंदोलन, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी, जब सुरजेवाला युवा कांग्रेस नेता के रूप में कार्यरत थे। संदर्भ के लिए सुरजेवाला ने इस आधार पर अदालत का रुख किया कि मामले में FIR वर्ष 2000 में दर्ज की गई थी, लेकिन मामला वर्ष 2022 में सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। इस प्रकार मुकदमे में लंबी और अनुचित देरी हुई है। इस तथ्य के साथ ही मामले के कुछ मूल रिकॉर्ड अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है। जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि यद्यपि मुकदमे में देरी एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं कि यदि मुकदमा विशिष्ट अवधि के भीतर समाप्त नहीं हुआ तो मामले की कार्रवाई आवश्यक रूप से समाप्त हो जाएगी, मुकदमे में देरी के कारण रद्द किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में मुकदमे में देरी सुरजेवाला की वजह से हुई क्योंकि वो खुद अपने खिलाफ प्रक्रिया जारी होने के बावजूद लगभग 2 दशकों तक अदालत में पेश नहीं हुए, इसीलिए मुकदमा शुरू होने में देरी के आधार पर कार्यवाही रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुरजेवाला को वर्ष 2001 से लगातार कोर्ट द्वारा तलब किया जा रहा था, हालांकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई। आखिरकार अगस्त 2022 में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वो अदालत में पेश हुए और मामला नवंबर 2022 में सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। तब से सुरजेवाला इस मुद्दे पर नाराज हैं कि आरोप पत्र की पूरी और सुपाठ्य प्रतियां अदालत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
इधर दिल्ली आबकारी नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी की ओर से आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करने बाकी हैं और इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बिनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित कर पा रही है, इसीलिए सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। कथित शराब घोटाले के समय सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। उन्हें इस साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों ही मामलों में निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं। निचली अदालत ने कहा था कि उन्हें आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था। तो चलिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.